यूरोपीय संघ में व्लादिमीर पुतिन से अचानक बातचीत की इच्छा जगी और उन्होंने रूस के जल्द ही नाटो देशों पर हमला करने के दावे खारिज की। मॉस्को के साथ वार्ता को लेकर यूरोप की भाषा अचानक बदल गई है। एक तरफ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने लंदन में व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन से तुरंत युद्ध विराम करने और यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता शुरू करने की मांग की। कुल मिलाकर यूरोपीय देशों के नेताओं ने युद्ध समाप्ति के लिए वार्ता शुरू करने के अपने 5 शर्तें रखीं। और ये तब हुआ जब व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते व्लादिमीर जेलेंस्की के खुले पत्र का जवाब देते हुए इनकार कर दिया, जिसमें जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति के लिए व्यक्तिगत मुलाकात का प्रस्ताव दिया था। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुप ने अचानक सार्वजनिक रूप से इस बात पर संदेह जताया कि रूस निकट भविष्य में नाटो के किसी देश पर हमला करेगा, और उन्होंने तुरंत ये भी जोड़ा कि मॉस्को के साथ फिर भी बातचीत करनी चाहिए। और इसी बीच अचानक रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के लिए एक नया मध्यस्थ सामने आ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए यरूशलेम के पैट्रियार्क फेओफिल तृतीय को मध्यस्थता में शामिल करना चाहते हैं। तो आखिर इसका नतीजा क्या होगा, आइए इस पर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सी पिचिया है और इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय त्रयी के साथ मुलाकात की ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जा सके और एक नई संयुक्त स्थिति तैयार की जा सके। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन से तुरंत युद्ध विराम करने और आखिरकार यूक्रेन में शांति समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की मांग की। कीरा स्टार्क, फार्मर फ्रेडरिक मर्ट्स और इमैनुअल मैक्रों का संयुक्त बयान तब आया जब पुतिन ने पिछले हफ्ते जेलेंस्की से आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और लंदन में 4 नेताओं की बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार शांति समझौते में रूस को एक न्याय संगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए 5 शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। इनमें तत्काल और पूरी तरह से युद्ध विराम शामिल है। मौजूदा अग्रिम मोर्चे की रेखा, मौजूदा रेखा वार्ता की शुरुआत का आधार होगी और सीमाएं बलपूर्वक नहीं बदलनी चाहिए। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए जिसमें बहुराष्ट्रीय सैन्य बलों की तैनाती हो। रूस की सैकड़ों अरब डॉलर की संपत्तियां तब तक जमी रहेंगी जब तक वो यूक्रेन को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता। और यूरोप के सुरक्षा क्षेत्र में हितों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए। अब यूरोपीय त्रयी नेताओं ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के उस विचार का समर्थन किया है जिसमें वे व्लादिमीर पुतिन से सीधी वार्ता की बात कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश भी भाग लेंगे। आगे मैं जेलेंस्की का एक उदाहरण दूंगा। रूस युद्ध में नहीं जीत रहा है और हमारे हमले उसकी आक्रामकता बढ़ाने की क्षमता सीमित कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए जरूरी है कि वो बैलिस्टिक खतरों से सुरक्षा करे जिनसे रूसी हमारे शहरों और समुदायों को आतंकित कर रहे हैं। तो बात यह है, यूरोपीय संघ के विदेश नीति विभाग की प्रमुख काया कालास ने कहा कि सहयोगियों को रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश में मतलब रूस में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं जो युद्ध जारी रहने से बढ़ती असंतुष्टि को दर्शाते हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जेलेंस्की ने हाल ही में पुतिन को खुले पत्र में कहा था कि रूसी नागरिक युद्ध से थक चुके हैं और मॉस्को के पास न पर्याप्त धन है न राजनीतिक ताकत की वो जनता की वफादारी खरीद सके। इसी के साथ आज रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई ने कहा कि राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि आगे भी रूसी जनता की वफादारी खरीदने के लिए ताकत चाहिए। आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जेलेंस्की का पत्र, जेलेंस्की ने हाल ही में थकावट और मॉस्को में संसाधनों की कमी की घोषणा की थी, लेकिन इस कहानी में अचानक भविष्य की वार्ताओं की एक नई रूपरेखा उभरने लगती है और एक नई योजना बनती है जिसमें युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ताएं की जा सकती हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने इस बात पर संदेह जताया है कि रूस निकट भविष्य में नाटो के किसी देश पर हमला करेगा। और आगे मैं उनकी बात का उदाहरण दूंगा।
रूस को उत्तर अटलांटिक गठबंधन की सामूहिक रक्षा पर आधारित अनुच्छेद 5 की जांच करने की क्या जरूरत है जब वो 4 साल में यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस को बर्लिन तक पहुंचने में 4 साल लगे थे। क्या यह सुविधाजनक नहीं है? उन्होंने 1600 किलोमीटर की दूरी तय की, तो रूसियों को अब सिर्फ 60 किलोमीटर पर उत्तर अटलांटिक गठबंधन की सामूहिक रक्षा वाले अनुच्छेद को परखने की क्या जरूरत है? इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हाइब्रिड कार्रवाइयां यानी तोड़फोड़, क्या ये असुविधाजनक नहीं है? रूस की ओर से नाटो देशों के खिलाफ साइबर हमले हमेशा होते रहेंगे, उद्धरण है, इसलिए बस शांत रहना चाहिए। मैं सार्वजनिक चर्चा समझता हूं, लेकिन सभी खुफिया रिपोर्टें बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। लेकिन इसके बाद स्टूब ने बहुतों को चौंका दिया। उन्होंने अचानक कहा कि यूरोप को व्लादिमीर के साथ शांति वार्ता शुरू करना जरूरी है। उद्धरण, रूसियों से केवल तभी बातचीत की जा सकती है जब वे ताकत की स्थिति में ना हो। हमें ये काम अमेरिकियों के साथ मिलकर करना चाहिए। मैं याद दिला दूं कि स्टूब सामूहिक सुरक्षा के बड़े समर्थक हैं और अब ट्रंप भी बातचीत की संभावना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता में यरूशलेम के पैट्रियार्क फेओफिल तृतीय को शामिल करना चाहते हैं। इसकी जानकारी इजरायली प्रकाशन आईनेट ने दी है। प्रकाशन के सूत्र के अनुसार पैट्रियार्क मॉस्को और कीव के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं और दोनों पक्षों की मदद कर सकते हैं। प्रकाशन के सूत्रों का कहना है कि इस पहल के तहत जून के अंत में पैट्रियार्क की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक निर्धारित है। वॉशिंगटन का मानना है कि फेओफिल तृतीय को रूस और यूक्रेन दोनों का विश्वास प्राप्त है और वे मानवीय और राजनयिक पहलों में भी भाग लेते हैं। हालांकि उनके वार्ताकार उन्हें ऑर्थोडॉक्स जगत में नैतिक अधिकार रखने वाला मानते हैं। फेओफिल तृतीय, याद दिला दूं, 2005 से यरूशलेम के रूढ़िवादी चर्च के प्रमुख हैं और उन्हें रूढ़िवादिता में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक माना जाता है। और यहां मैं ये भी उल्लेख करूंगा कि जर्मनी की सरकार ने पहले भी रूस के साथ संवाद के लिए धीरे धीरे खुलती खिड़की देखी थी। उत्तर अटलांटिक गठबंधन की सामूहिक रक्षा की धारा पर अगर आप यूरोपीय लोगों की हाल की गतिविधियों पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मॉस्को के साथ संवाद का ऐसा प्रारूप तलाश रहे हैं जिसे यूरोपीय संघ के देश वैध माने। रूस उदाहरण के लिए पूरे यूरोपीय संघ की ओर से एक वार्ताकार का प्रस्ताव देता है, जैसे कि गेरहार्ड श्रेडर। यूरोप में यह विचार पहले ही खारिज हो चुका है और इसके अलावा वार्ताएं पूरी तरह से यूक्रेन और अमेरिका के साथ समन्वय में की जानी चाहिए और ये भी किसी न किसी रूप में यूरोप के लिए प्रक्रिया को जटिल बना देता है। आखिर इस धारा की जांच क्यों करनी है? उत्तर अटलांटिक और यूरोपीय गठबंधन की सामूहिक रक्षा का उद्देश्य अगर लंदन में है, क्या यहां असुविधा है? आपके विचार, आपके निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सभी को अलविदा। और इसी उद्देश्य से ज़ेलेंस्की ने लंदन में यूरोपीय ट्रयी के साथ बैठक की। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सभी को अलविदा।